संध्या की खूबसूरत बेला थी। सभी अपना अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे। कुछ दिन भर की थकान मिटाने दारू ठिकाने पर जमा थे। वहीं संजीवनी मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल का आईसीयू विभाग और उसके डॉक्टर अयान की देखरेख में लगे थे। उसके सर में बहुत गहरी चोट आई थी। खून की जरूरत आन पड़ी। ममता का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर सूर्यकांत के हाथ पहली बार कांप रहे थे। थोड़ी देर में अयान को होश आने लगा। सूर्यकांत ने अब चैन की सांस ली, क्योंकि अब उसका बेटा खतरे से बाहर था। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, सब ठीक है बेटा, कुछ नहीं हुआ, अपनी आंखें खोलो। अब अयान पूरे होश में था। उसने पापा कहा। इसके आगे वो शायद कुछ कहना चाहता था, लेकिन सूर्यकांत ने उसका मस्तक चूम लिया और रो पड़ा। एक नर्स भाग के बाहर गई और ममता को बतलाया कि अयान अब खतरे से बाहर है। यह बात सुनकर मयंक ने गले से थूक गुंठका, क्योंकि उसे लग रहा था अयान ने उसे सब कुछ करते देख लिया है और अब उसकी खैर नहीं। ममता ने जैसे ही यह सुना, वह सीधे अयान की तरफ दौड़ पड़ी। जाकर सीधे उसे गले से लगा लिया और सुबक कर रो पड़ी। आज उसने अपने जिगर के टुकड़े के लिए कहते सुना था, अगर आधे घंटे में होश नहीं आया तो वह कोमा में चला जाएगा। थोड़ी देर बाद सूर्यकांत ने ममता को अयान से अलग किया और उसे बाहर ले गया। बाहर आकर अपने छोटे भाई मयंक से बोला, तुम अपनी भाभी को घर लेकर जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। मयंक मन ही मन वहसीपन से मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, जी भैया, मैं भाभी का ख्याल रखूँगा। अब अयान ठीक है ना? सूर्यकांत ने भी निश्चिंत से कहा, हाँ, अब वो पहले से बेहतर है। कल सुबह शायद उसे डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। मयंक, चलो भाभी, कहते हुए ममता का हाथ पकड़ा और कार में बैठाकर कार को घर की ओर दौड़ा दी। घर पहुंचकर ममता जैसे ही अपने रूम में जाने को हुई, मयंक ने उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया, जिससे ममता चीख पड़ी। मयंक ने शैतानों की तरह मुस्कुराकर कहा, भाभी, पूरे घर में इस वक्त सिर्फ हम और तुम हो। तुम्हें लगता है मैं यह सुनहरा मौका गवा दूंगा? वैसे भी अयान अब ठीक है। ममता ने मिन्नतें करते हुए कहा, प्लीज आज नहीं, आज मेरा मन भारी है और तुम्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं है। अयान तुम्हारा भतीजा है और आज उसकी इस हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। जिस्म की भूख ने तुम्हें अंधा बना दिया है, एक दिन यही तुम्हें खा जाएगी। मयंक ने एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा, प्रवचन देना बंद करो, मैं तुम्हें आज नहीं छोड़ूंगा। वह बहुत जोर जोर से सहवास कर रहा था। ममता की हालत खराब होने लगी थी, वह बेहोश होने वाली थी। मयंक ने जोर से उसका गला पकड़कर कहा, कान खोलकर सुन लूं, अगर अयान ने भैया को कुछ बताया तो मेरा जो होगा वो होगा, पर मैं अयान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझी? सुबह का वक्त था। ममता अयान के लिए उसका पसंदीदा नाश्ता बनाकर ले गई थी। वह उसे अपने हाथों से नाश्ता खिला रही थी। नाश्ते के बाद वह कल रात के बारे में उससे बात करने वाली थी। जैसे ही नाश्ता खत्म हुआ, ममता कुछ कहती, इससे पहले ही सूर्यकांत आ धमका। उसने आते ही अयान की नब्ज चेक की और उसका हाल चाल पूछा। उसके बाद उसे डांटते हुए पूछा, तुम सीढ़ी से क्यों चढ़े? ऐसी बदमाशी करते हो? अयान एक पल खामोश रहा, जैसे शून्य में कुछ सोच रहा हो। क्या बताऊं, क्या नहीं बताऊं? अयान ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा, पापा, वो मैं वीडियो गेम मिलने की खुशी में जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ, घर की ओर दौड़ लगा दी। मैंने माँ को पूरे घर में ढूंढा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। बाद में जब मैं स्टोर रूम से गुजर रहा था तो माँ की रोने की आवाज़ सुनाई दी। सूर्यकांत ने हैरानी से ममता की ओर देखा और उसने नजरें झुका ली। फिर अयान को रोकते हुए कहा, अयान, इन्हें आगे मैं बता दूंगी, तुम आराम करो। सूर्यकांत ने ममता को रोकते हुए कहा, नहीं, मुझे सुनना है।
यह क्या कहना चाहता है? तुम एकदम खामोश रहो। अब अयान ने एक लंबी सांस ली और सीढ़ी पर चढ़कर उसने क्या देखा पूरा बता दिया। ठीक उसी वक्त मयंक हालात से बेखबर अंदर आ गया। उसे देखकर सूर्यकांत ने जोरदार तमाचा जड़ दिया। मयंक शून्य सा देखता रह गया। बाद में उसने पूछा, क्या हुआ भैया? सूर्यकांत ने उसकी गर्दन पकड़कर दीवार पर धकेल दिया और कहा, हरामखोर, मैंने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, काम दिया और तुमने अपनी ही भाभी के साथ। जी। मयंक थोड़ा डरते हुए बोला, यह सब आपको अयान ने बताया क्या? भैया वह तो बच्चा है, उसे इतनी समझ कहाँ। उस दिन मैं कुछ काम से बाहर गया था। जैसे ही वापस आया, स्टोर रूम से भाभी की दर्द से कहराने की आवाज़ आ रही थी। मैं दौड़कर गया तो देखा भाभी एक स्टूल पर से गिर गई थी और कमर पकड़ के रो रही थी। मैंने उनको उठाना चाहा पर उनकी कमर में मोच आ गई थी, इसलिए मैंने पास में रखी पुरानी टेबल पर इन्हें किसी तरह पेट के बल लेटाया और कमर की मालिश करने लगा, पर आराम नहीं मिल रहा था। इसलिए मैं भाग के गया और आपके कमरे से दर्द की मलहम लगाकर मालिश करने लगा। उसी वक्त अयान ने हमें देख लिया होगा और ना जाने क्या क्या सोच लिया। भैया आजकल के बच्चे ना जाने मोबाइल पर क्या क्या देखते रहते हैं। इसकी उम्र में तो हमें वो सब कुछ पता ही नहीं था। अब सूर्यकांत गुस्से से ममता को देखते हुए पूछा, क्या यह सच है? ममता ने हाँ में सर हिलाया और सर झुका लिया। सूर्यकांत अयान के पास आया और उसे डांटने लगा, मुझे शर्म आती है तुम पे। तुमने अपने ही चाचा और माँ के बारे में इतनी घिनौनी बात सोची थी। अयान कुछ कहने ही वाला था कि ममता ने आकर उसे रोका कि वो बच्चा है, उससे गलती हो गई, जाने दीजिए। सूर्यकांत दांत पीसते हुए बोला, अगर आज तुम इस बिस्तर पर बीमार नहीं होते तो मैं तुम्हें बताता कि बाप की मार क्या होती है, और वहाँ से पैर पटकते हुए चले गए। अयान अब ममता के सामने कह रहा था, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है आपको, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तभी मयंक चिल्ला पड़ा, शट अप अयान, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो वरना। ममता ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, तुम बाहर जाओ, मैं समझाती हूँ इसे। मयंक भी चला गया। अयान अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने उस वक्त अपनी माँ की बात मान तो ली, पर मन में एक शक जरूर था। वह अब दोनों पर नजरें रखने लगा, ऐसा उसने मन में सोच लिया। वह उठा और घर में ममता को ढूंढ लिया। वह उसे किचन में खाना बनाते हुए मिली। फिर वह मयंक को ढूंढने लगा। वह पूरे घर में कहीं नहीं था। तभी मयंक बाहर से आते हुए दिखा। उसे देखकर अयान वहीं एक सोफे के पीछे छिप गया। मयंक सीधा किचन में गया और ममता को पीछे से गले लगा लिया। ममता चीख पड़ी। मयंक ने उसका मुंह पकड़ लिया था, वरना चिल्ला देती। मयंक ने ममता को धमकाते हुए कहा, अच्छा है तुमने अयान को समझा बुझा के शांत कर दिया, वरना मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ता। ममता रोती हुई बोली, नहीं ना, प्लीज उसे कुछ मत करना, वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। सोफे के पीछे अयान उनकी सारी बातें सुन रहा था। अब उसे समझ आ गया कि उसने उस दिन जो देखा वो सब सच था, मगर उसकी माँ को मयंक ने किसी वजह से फंसा रखा था। वह इनकी बातें रिकॉर्ड करके सूर्यकांत को सुनाएगा और अपनी माँ को इस मुसीबत से जरूर बचाएगा। अयान ने मन ही मन निश्चय कर लिया। उसे ममता के लिए बहुत दुख हो रहा था कि उसकी माँ इतनी बड़ी मुसीबत और तकलीफ में है और हमें कुछ पता ही नहीं। मयंक ने जाने के बाद अयान भी किचन में आया और ममता को पुकारा, माँ। ममता उसकी ओर पीट करके खड़ी थी। उसने अपनी साड़ी के पल्लू से उसकी आंखें पहुंची और मुड़कर अयान के सामने आकर खड़ी हो गई। अयान जाकर उससे लिपट गया। ममता ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया और प्यार करने लगी। वो दोनों इस बात से बेखबर थे कि दूर खड़ा मयंक उनकी यह मिलाप देख रहा था। वह समझ गया कि अयान छिपकर उनकी सारी बातें सुन चुका है और अब जरूर वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा। दोपहर का वक्त था। अयान बाहर सोफे में बैठकर टीवी का चैनल बदले जा रहा था। वह मन से जरा भी स्थिर नहीं था। दिमाग में एक उथल पुथल मची हुई थी कि कैसे वह मयंक को सबक सिखाएगा। और तभी मयंक उसके पास आकर बैठ गया और प्यार से कहने लगा, और बेटा अब कैसा लग रहा है? अयान ने उसे मन ही मन गालियाँ देते हुए मुस्कुरा कर कहा, हाँ अब पहले से बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मयंक फ़ोन निकाल कर खेलने लगा और कुछ देर बाद बाहर जाते हुए अयान को बोला, अरे बेटा जरा देखना, किचन से गैस की बदबू आ रही है, मैं जरा आता हूँ। तभी वहाँ ममता अयान की दवाई लेकर आ गई और अयान को दवाई देने के बाद बैठी ही थी कि अयान ने कहा, माँ वो चाचू कह रहे थे कि गैस की बदबू आ रही है, जरा देखना।
ममता सूंघते हुए, नहीं तो मुझे तो नहीं आ रही। फिर भी मन की तसल्ली के लिए किचन में गई और गैस के पास पहुंची ही थी कि एक जोरदार धमाका हुआ जिससे पूरी सोसाइटी दहल गई। अयान जिस सोफे पर बैठा था वो तक आवेग में उछल गया, जिसे अयान फेंका गया। उसका सर किसी भारी चीज से टकराया और वह वही बेहोश हो गया। पूरे घर में आग लग चुकी थी। पूरा घर धूं धूं करके जल रहा था। पूरी सोसाइटी में रहने वाले लोग आकर जमा हो चुके थे। फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया जा चुका था। इधर हॉल में अयान बेसुध पड़ा था। आग की लपटें उसे जलाने ही वाली थी कि किसी ने उसे उठाया और धीरे से घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकाल दिया। वह ममता ही थी, लेकिन अयान अब भी बेहोश ही था। ममता उसका सर गोद में उठाए रो रही थी और उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि पीछे बगीचे वाले गेट के सामने वाले रोड से कई लोग घर के अंदर सामने मुख्य दरवाजे की ओर भाग रहे थे। जलता हुआ घर की तस्वीर और वीडियो बनाने की उनमें होड़ लगी हुई थी। ममता उनकी ओर दौड़ पड़ी और हाथ जोड़ते हुए अयान के लिए मदद मांग रही थी। उसकी बातों को हर कोई अनसुना कर आगे बढ़ रहा था। ममता का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो जोर से चीखते हुए बोली, अरे कोई तो मेरी बात सुनो, मेरे बच्चे को बचाओ। तभी वे एक महिला के सामने खड़ी हो गई कि नहीं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। पर वह महिला ममता के आर पार निकल गई। ममता को बड़ा अजीब लगा। अचानक उसकी नज़र उसी दरवाजे पर पड़ी जहां उसके बेटे अयान को लेटाया था। कुछ डॉक्टर इसका इलाज कर रहे थे। वहीं पास में सूर्यकांत किसी की लाश के सामने बिलख कर रो रहा था। ममता उसके पास जाकर उसे संभालना चाहती थी, लेकिन जब उसने लाश का चेहरा देखा तो वह सदमे से जमीन पर गिर पड़ी। उसके सामने उसकी खुद की ही लाश पड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, शरीर 80% झुलसा हुआ। उसका घर परिवार सभी खत्म हो चुका था। वर्तमान में अयान अपने बिस्तर में लेटे हुए सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसके कानों में कुछ खटपट की आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई सालों से बंद दराज को खोलने की कोशिश कर रहा हो। अयान की यह आवाज़ पिछले कई सालों से आती थी, पर वह ध्यान नहीं देता था। अचानक धड़ाम की आवाज़ आई और अयान डर के मारे उठ बैठा। फिर बड़ी हिम्मत करके नीचे देखा। बिस्तर के पास एक छोटा दराज और उसमें रखा कुछ सामान बिखरा पड़ा था। अयान ने झट कमरे की बिजली जलाई और उस सामान को देखने लगा। उसे याद आया कि उसके बिस्तर के नीचे एक छोटा सा हिडन स्टोरेज था, जिसमें उसकी माँ अपने कुछ ज़रूरी चीज़ें रखा करती थी। जब से ममता की मौत हुई थी वह स्टोरेज लॉक था, क्योंकि उसकी चाबी ममता ही रखती थी। अयान को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसे खोलने की कोशिश कई सालों से कर रहा था वह अचानक खुल कैसे गया। उसने सभी सामान को सकेला और एक एक करके देखने लगा। एक फोटो एल्बम जिसमें अयान की कई तस्वीरें थी और उसमें एक आईफोन भी था जो ममता का था। अयान को याद था कि उसकी माँ सभी से छुपा के एक फ़ोन रखती थी। अयान ने झट से उस मोबाइल को पूरा चार्ज किया और उसे खोलने की कोशिश की। जितने पासवर्ड अयान लगा सकता था सभी लगा के देखा, पर वह मोबाइल नहीं खुला। अंत में थक कर चुपचाप बैठ गया। किससे मदद ले कि किसी को कोई भनक भी ना लगे। तभी उसे याद आई वो महिला जो भूत बंगले में नई नई रहने आई थी। अयान ने मन ही मन निश्चय किया कि वह कल ही उससे मिलेगा और मदद मांगेगा।